नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैन और मैं आपके लिए लाया हूँ आज वीडियो वोटिंग सिस्टम के ऊपर। वोटिंग सिस्टम एक प्रणाली होती है जिसके द्वारा कोई भी नागरिक देश की सरकार चुनने के लिए वोट कर सकता है। यह केवल डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देशों में ही संभव है, जिसमें कि जनता अपने देश के लिए सरकार चुनती है जो उनके देश के विकास के लिए काम करते हैं। पर वोटिंग सिस्टम में कई खामियां भी होती है, जैसे कि हमारे देश का वोटिंग सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यह होता है कि अगर किसी इलेक्शन में किसी डिस्ट्रिक्ट से या किसी चुनावी क्षेत्र से 3 मेंबर खड़े हैं, अगर किसी व्यक्ति को उन तीनों से ज़्यादा वोट परसेंटेज मिलता है तो वह वो सीट ले लेता है। और ऐसे ही जिस पार्टी के ज़्यादा व्यक्ति जीत के आते हैं वह चुन के अपने एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाते हैं, जो कि देश के सुप्रीम लीडर होते हैं या फिर स्टेट के सुप्रीम हेड होते हैं, जो अगले 5 साल के लिए देश के विकास को दिशा देते हैं। इस दिशा देने में कई नेता बहुत कंजूसी भी करते हैं और ये सब होता है हमारी खराब वोटिंग सिस्टम से। हमारी वोटिंग सिस्टम में यह दिक्कत लोकतांत्रिक इलेक्शन से नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से आता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि हम जो कैंडिडेट को वोट देते हैं वह कैंडिडेट पार्टियों के द्वारा चुना गया, ना कि जनता के द्वारा। और पार्टियां अपने हित के लिए किसी भी क्रिमिनल, अनपढ़ या लखपति अमीर को, जिनका मन साफ नहीं होता, उन्हें खड़ा कर देते हैं इलेक्शन में। और इलेक्शन में खड़ा होकर जीतने के बाद वह जो गड़बड़ियाँ करते हैं, निर्वाचन आयोग भी बाद में कुछ नहीं कर सकता। यह नेता चुनाव जीत के आने के बाद देश के विकास में रोड़ा डालते हैं तथा लाखों करोड़ों का गबन होता है। यह होता है हमारे इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम की वजह से। इसके मुख्य 3 परेशानियां हैं जो आपको बताऊंगा, 3 प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं। पहली प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम यह है कि हमारे 2019 के लोकसभा में एक न्यू रिकॉर्ड बना है। यह न्यू रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा क्रिमिनल एमपी का इसी लोकसभा में बैठने का। यह आंकड़ा 40% तक जाता है। यह आंकड़ा उन एमपीज़ का है जिन्होंने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पब्लिकली जारी किए थे कि उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है तथा वह जीत के भी आए। कोई भी देश का नागरिक यह नहीं चाहेगा कि उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वह क्रिमिनल निकले, पर हमारे वोटिंग सिस्टम ज़्यादातर यही होता है। अगर देश में क्रिमिनल्स ज़्यादा हो गए तो किस तरीके की गड़बड़ियाँ हो सकती है आप जानते हैं, जैसे कि जयकांत सिकरे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जयकांत सिकरे ने सिंघम में क्या किया था। वह एक आपराधिक नेता थे उसमें और उन्होंने जो जो उसमें काम किया था लगभग वैसा ही असल ज़िंदगी में भी होता है। हर सा नहीं होता कि हर आपराधिक मामले दर्ज वाले नेता अपराधी ही हों, कईयों के खिलाफ झूठी आपराधिक कार्रवाइयाँ भी होती है। उनमें से बहुत के ऊपर अपराध सिद्ध भी हो जाते हैं, उन्हें सीट छोड़नी पड़ती है, पर ज़्यादातर उम्मीदवारों के केस लटके ही रह जाते हैं। तारीख पे तारीख होते रहते हैं, लेकिन उनके केस लटके रहते हैं। इंडिया के लेजिस्लेटिव एंड स्टेट असेंबली में सबसे ज़्यादा केरला के 71% मिनिस्टर्स ऑन रिकॉर्ड क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर केसेस दर्ज हैं। उसके बाद बिहार सेकंड प्लेस में, जिनके 70% एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। इनमें सबसे क्लीन है छत्तीसगढ़ के असेंबली, इनमें सबसे कम आपराधिक केसेस दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हमारे देश के टोटल एमएलएस में 87% के ऊपर या तो क्रिमिनल केसेस दर्ज है
या फिर वे करोड़पति है। ऐसे उम्मीदवारों, ऐसे एमएलएस के ऊपर विश्वास कम रहता है कि वे अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे या विकास को ठीक किस तरीके से दिशा देंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि को तो पता ही होगा कि महिलाओं की परिस्थिति हमारे स्टेट की असेंबली और स्टेट असेंबली में क्या है। महिलाओं के लिए स्टेटिव असेंबली और स्टेट असेंबली में 33% आरक्षण यानी 33% रिजर्वेशन दिया गया है, पर फिर भी ज़्यादातर स्टेट असेंबली में उनके एवरेज राज्यों के द्वारा 10% महिलाएं ही रिप्रेजेंट करती है। सबसे ज़्यादा 14% एमएलए छत्तीसगढ़ से चुन के आई महिलाओं के, और नागालैंड में तो इस चुनाव में ही पहली बार कोई महिला विधायक चुनी गई है। दूसरे देशों में जैसे बोलीविया, युगांडा ही टॉप में है में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के वजह से। बाकी विकसित देश भी इसमें कहीं आगे नहीं है। हमारे भारत की बात की जाए तो उनको ज़्यादा खड़ा ही नहीं किया जाता है पार्टियों के द्वारा। पिछले चुनाव के रिकॉर्ड्स बताते कि 93% एमएलए आदमी रहे यानी मैन रहे हैं, और 7% ही इसमें महिलाएं रही हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में और स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में की हिस्सेदारी अभी बाकी है। हमारे वोटिंग सिस्टम को ठीक करके, हमारे इलेक्टोरल एटोक्रेसी को ठीक करके सन कमीशन द्वारा रूल बनाना चाहिए कि महिलाओं के लिए अगर इतने सीटें हैं 1/3 भी करना चाहिए, लेकिन इतना होता नहीं है रूल बनने के बावजूद। महिलाओं का आरक्षण बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो या खेल में तो उन्हें बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन दूसरे जगहों में उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है, खासकर राजनीति। महिलाओं की भागीदारी में पार्टियों ने काफ़ी कंजूसी की है, वे ना ज़्यादा उम्मीदवार उतारते हैं ना जनता उन्हें जिताती है। तीसरी प्रॉब्लम यानी थर्ड प्रॉब्लम, हमारे देश के राजनीति में ज़्यादातर नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं कि वे साक्षर नहीं हैं या वे अपनी गलत डिग्री दिखा के अपने एजुकेशन को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे देश के लेजिस्लेटिव असेंबली में वैसे तो 70% नेता ग्रेजुएट हैं, पर फिर भी कई नेता उतने भी नहीं हैं जितने होने चाहिए, यानी कि 10वीं के ऊपर हैं कुछ और कुछ 10वीं के भी नीचे। स्टेट असेंबली की बात करें तो दिल्ली के सबसे ज़्यादा मिनिस्टर्स पढ़े लिखे हुए हैं, और उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। एमएलएस और एमपीज़ के साक्षरता दर का ज़्यादा डाटा तो ओवरऑल एमएलएस को मिलाया जाए तो भी ये आंकड़ा 70% के पास पहुँचता कि वे एजुकेटेड है, यानी कि पढ़े लिखे हैं, पर इसे ये नहीं कहा जा सकता कि वो फुल्ली एजुकेटेड है या फिर अच्छे से एजुकेटेड, क्योंकि कईयों की डिग्री के ऊपर सवाल उठाया जाता है और पढ़ा लिखा होना ही के भी हेड रह चुके हैं। पर फिर भी सवाल उठता है कि ऐसे देश में जहाँ हम बिना पढ़े लिखे वाले, कम पढ़े लिखे वाले को अपने लड़के या लड़की नहीं देते, वहाँ पे हम पूरा जिला यूँ ही दे सकते हैं। क्या ये ठीक है? सॉल्यूशन, अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम इनडायरेक्ट जो चुनाव कराते हैं उसके जगह हम प्रत्याशी को भी पार्टी में चुना जाए उनके मेंबर्स के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से। तो यह चुनाव ज़्यादातर देखा गया कि अमेरिका में होता है कि उनके पार्टी मेंबर्स एक चुनाव हेल्ड कराते हैं
उनके पार्टी की तरफ से प्रत्याशी चुनने के लिए, वो भी बाई पोल होता, जैसे कि नॉर्मल चुनाव होता वैसे ही। वैसे वे अपने पार्टी से बहुत अच्छे प्रत्याशी चुनते हैं और वे जाके फिर डायरेक्ट इलेक्शन में लड़ते हैं। ऐसे ही प्रणाली अगर हमारे यहाँ आ जाए, सिर्फ प्री इलेक्शन या प्री सिलेक्शन हमारे पास आ जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। हालांकि इसमें भी डर रहेगा कि बड़े उम्मीदवार ने पैसा दे के खरीद सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वे खरीद ही लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें बैंक से आप इसे खरीद सकते हैं जब वे इसे रिलीज़ करते हैं। यानी कि 0 से 10,000 में आप खरीद सकते हैं चुनावी चंदा अगर आप देना चाहते हैं, पर उसमें आपको अपना नाम डिटेल्स बताने पड़ेंगे, सार्वजनिक करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 से 1 करोड़ तक दे रहे हैं तब आपकी जानकारियाँ सार्वजनिक नहीं होगी और इसे पारदर्शिता कही जा रही है। इसे पारदर्शिता कहाँ से कहा जाता है ये तो नहीं कहा जा सकता। से कई नेताओं के पास ज़्यादा पावर आ जाता है दूसरे नेताओं से जो कि चुनाव लड़ते हैं। जब भी कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है, वह रैली करता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी बिजनेसमैन का मनी पावर रहता है जो कि उसका मदद करता है। बाद में नेता भी उनकी किसी न किसी तरीके से मदद कर देते हैं। पैसा ही पैसा होगा। इस वजह से ऐसे बॉन्ड्स को रोकना ज़रूरी है। वोटिंग सिस्टम ठीक करने से इन बॉन्ड से कोई मतलब ही नहीं बनेगा। कंक्लूजन, इस पे मेरी पर्सनली राय यह है कि अगर जनता फालतू के मुद्दे जैसे कुछ हिंदू मुस्लिम ज़बरदस्ती के जो कराए जाते हैं डिबेट मीडिया के ऊपर, या फिर जो नेता उठाते हैं, या फिर किसी पुराने घोटाले को घसीट के अभी से जोड़ा जाता है, उसे छोड़ के अगर वो असल मुद्दों पर ध्यान दे तो भी चुनाव अच्छे हो सकते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी। पर ये सारे चीज़ें जनता के ऊपर है कि वे इन नेताओं के फालतू सवालों से उठकर अपने हित के सवालों को उठाएं, तभी यह हो सकता है कि लोकतंत्र मजबूत हो और अच्छे नेता आएं।